नमस्कार। RS मैथिली चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग चर्चा करेंगे इस वीडियो के अंतर्गत UGC रेगुलेशन 2022 जारी कर दिया गया है, जो 7 नवंबर 2022 को आया है। इसमें PhD के लिए कुछ परिवर्तन किया गया है। जो PhD नामांकन कैसे होगा, सुपरवाइज़र कौन बन सकते हैं, PhD नामांकन के लिए पैट और नीट का क्या प्रक्रिया है, उस सब में कुछ नियम में बदलाव किया गया है। उस सभी को पॉइंट को देखेंगे। PhD को जैसे पार्ट टाइम भी कर दिया गया है, आंशिक रूप से कोई जॉब पे रहते हुए PhD कर सकते हैं। महिला को समय का वृद्धि किया गया है PhD के लिए थीसिस जमा करने के लिए। उस सभी पॉइंट पे हम विचार करेंगे। पहला पॉइंट में दिया गया है इस रेगुलेशन जो आया है उसका क्या नाम दिया गया है। उसका नाम है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन रेगुलेशन 2022। और दूसरा पॉइंट में इसमें डिफिनीशन दिया गया है सभी शब्दों को, उस पर चर्चा करना आवश्यक नहीं है। इसके बाद हम लोग देखेंगे तीसरा पॉइंट में दिया गया है PhD करने के प्रोग्राम में एडमिशन के लिए क्या योग्यता चाहिए, योग्यता के क्राइटेरिया क्या निर्धारित किया गया है उस पर। जो तीसरा का पहला दिया गया है यहाँ रोमन में 1, जो यदि नया शिक्षा नीति में जैसे लागू किया गया है 4 वर्षीय बैचलर डिग्री, यदि कोई कैंडिडेट 4 वर्षीय बैचलर डिग्री करते हैं, जो यदि सेमेस्टर में होगा तो 8 सेमेस्टर का होगा, तो ये 4 वर्षीय बैचलर डिग्री करते हैं तो उसे यदि 75% इस बैचलर डिग्री में उसे मार्क्स आता है तो उसे PhD करने के लिए PG करने की आवश्यकता नहीं हो पड़ेगी। यदि 4 वर्षीय बैचलर डिग्री कोई कैंडिडेट करता है तो उसे PhD करने के लिए PG की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, परंतु उसे इस 4 वर्षीय बैचलर डिग्री में 75% मार्क्स लाना अनिवार्य होगा। यदि किसी कैंडिडेट को इस 4 वर्षीय बैचलर डिग्री में 75% से कम मार्क्स आता है, वो PhD करना चाहेगा तो 1 साल का उसे PG कोर्स करना होगा, जिसमें 2 सेमेस्टर होगा। इसके बाद यदि पुराने नियम के अनुसार 3 वर्षीय बैचलर डिग्री यदि कोई कैंडिडेट करता है तो उसे PG 2 वर्ष का करना होगा, इसमें 4 सेमेस्टर होगा। यदि कोई पुराने बैचलर डिग्री के अनुसार 3 वर्ष का बैचलर डिग्री करता है तो उसे PG 2 वर्ष का करना होगा। इसके बाद वह PhD के लिए योग्य होगा। इसमें भी उसे कम से कम 55% मार्क्स लाना अनिवार्य होगा। इसके बाद दिया गया है एज का, मार्क्स का आरक्षण के रूप में यदि EWS और OBC के कैंडिडेट है तो उसे 5% का छूट दिया गया है। यहाँ पर 75% निर्धारित किया गया था, वहाँ यदि वो EWS या OBC का रहेगा तो उसे 70% आ जाएगा, तो इसके लिए योग्य माना जाएगा। और जहाँ 55% था वहाँ 50% पर EWS और OBC के विद्यार्थी योग्य हो जाएगा PhD करने के लिए। यही बात इसमें भी दिया गया है, 75% मार्क्स और 4 वर्षीय डिग्री रहेगा बैचलर का उसमें, और 5% का छूट दिया जाएगा इस कैटेगरी वाइज। फिर अगर दूसरा पॉइंट हो जाएगा जो कैटेगरी में MPhil के लिए 55%, यदि PhD कोई करना चाहता है तो उसे MPhil में 55% मार्क्स है तो PhD करने के लिए योग्य समझा जाएगा। पर वर्तमान में अब नए रेगुलेशन में PhD कोर्स को बंद कर दिया गया है। जो विद्यार्थी PMphil कर रहे हैं, MPhil कोर्स को बंद कर दिया। जो विद्यार्थी MPhil कर रहे हैं तो उसे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, वो पूरा कर लेंगे। उसके बाद नया MPhil का कोई कोर्स नहीं रहेगा या न कोई इसमें एडमिशन के लिए नोटिफिकेशन आएगा। आगे ड्यूरेशन ऑफ PhD प्रोग्राम, ड्यूरेशन ऑफ द प्रोग्राम में है जो PhD का क्या समय अवधि रहेगा।
पीएचडी का अवधि क्या रहेगा, तो उसमें दिया गया है पीएचडी करने के लिए कम से कम 3 साल का समय देना होगा। कम से कम 3 साल पूरा होने पे ही कोई कैंडिडेट अपना थीसिस को सबमिट कर सकता है, जिसमें 6 महीना का पीएचडी कोर्स वर्क भी शामिल किया गया है। इसमें जो है उसे 6 मंथ का पीएचडी कोर्स वर्क शामिल करके 3 साल कम से कम उसे पूरा करना होगा। इसके बाद ही अपना थीसिस को सबमिट कर सकता है और मैक्सिमम 6 वर्ष का समय दिया गया है। जो कोई कैंडिडेट मैक्सिमम 6 वर्ष में अपना पीएचडी थीसिस जमा कर सकता है। यदि उसे अधिक समय चाहिए तो उसे रजिस्ट्रेशन कराना होगा और पुनः उसे 2 साल अतिरिक्त दिया जाएगा। कोई कैंडिडेट 6 वर्ष से भी अधिक समय लेता है तो उसे रजिस्ट्रेशन कराना होगा पीएचडी में, और उसे 2 वर्ष मात्र दिया जाएगा पीएचडी थीसिस जमा करने के लिए। तो इस तरह वह कुल 8 वर्षों में अपना पीएचडी को जमा कर सकता है। परंतु महिला कैंडिडेट और दिव्यांग कैंडिडेट के लिए 2 वर्ष का और अतिरिक्त छूट दिया गया है, जो इसमें चर्चा किया गया है। यदि वो महिला कैंडिडेट है या दिव्यांग है तो उसे कुल 10 वर्षों का समय मिलेगा अधिकतम, जो अपना थीसिस को जमा कर सकता है, जिसमें महिला को मैटरनिटी लीव और चाइल्ड केयर लीव भी 240 दिन का दिया गया है। आगे है प्रोसीड्यूर फॉर एडमिशन। पीएचडी में एडमिशन के लिए क्या प्रक्रिया है, पॉइंट नंबर 5 में दिया गया है। इसमें दिया गया है पीएचडी नामांकन के लिए पहला पॉइंट में जो कोई भी यूनिवर्सिटी अपना नॉर्म्स या गाइडलाइन निकालेगा उसके अनुसार कैंडिडेट को टाइम पर एडमिशन के लिए पालन करना होगा इसका नियम को। और 2 में दिया गया है जो इसके एडमिशन के लिए जो कैंडिडेट यूजी नेट जेआरएफ या यूजीसी का CSIR गेट सीड इत्यादि से जो यदि क्वालिफाई है तो उसे सिर्फ इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। उसे पुनः जो है पैट का टेस्ट नहीं देना होगा। तो नेट के विद्यार्थी के लिए 70% सीट रहेगा और पैट के लिए 30% सीट रहेगा। इस तरह नेट और पैट के लिए 70 और 30% के डिवाइड किया गया है। पैट में 2 पेपर का परीक्षा होगा। पहला होगा पेपर 50% का जो रिसर्च मेथोडोलॉजी से रहेगा, और दूसरा पेपर है स्पेशल सब्जेक्ट से, उससे 50% रहेगा। तो दोनों मिलाकर के कुल 100 का पर्सेंट रह सकता है, और दोनों में क्वालिफाई करने के लिए कम से कम 50% मार्क्स लाना अनिवार्य होगा। पैट में कैंडिडेट को पास करने के लिए कम से कम 50% मार्क्स लाना अनिवार्य रहेगा। इसके बाद वह इंटरव्यू देने योग्य पीएचडी इंटरव्यू देने योग्य हो सकता है। इसमें भी 5% का रिलैक्सेशन दिया गया है। जो OBC EWS कैंडिडेट रहेगा तो उसे 5% मार्क्स का छूट दिया जाएगा। यदि वो 45% भी ले जाते हैं तो वो पीएचडी एडमिशन में इंटरव्यू देने योग्य हो जाएंगे। फिर आगे दिया गया है जो ये भी आवश्यक नहीं है, जो पीएचडी पैट परीक्षा में 50% मार्क्स ला कर उत्तीर्ण हो गए हैं उसे इंटरव्यू के लिए बुलाया ही जाएगा। उस समय में यूनिवर्सिटी जो है अपना डिसाइड करेगा जो मैक्सिमम कितने विद्यार्थियों को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाए। इसके बाद नीचे दिया गया है जो वेटेज कैसे तैयार किया जाएगा। पीएचडी इंटरव्यू और पैट की परीक्षा के बाद वेटेज क्या निर्धारित किया जाएगा। तो पैट परीक्षा नेट इत्यादि से प्राप्त अंक रहेगा 70% मैक्सिमम, और इंटरव्यू के लिए 30% मैक्सिमम, दोनों मिला करके 100% का रहेगा। उस दोनों के वेटेज के हिसाब से पीएचडी में एडमिशन किया जाएगा। अब दिया गया है तीसरा पॉइंट में यूनिवर्सिटी के बारे में, कौन सी यूनिवर्सिटी पीएचडी कराने योग्य है। फिर दिया गया है जो चौथे नंबर पॉइंट में जो कोई भी इंस्टीट्यूट है उसे अपना सुपरवाइज़र का डिटेल वेबसाइट पे अपलोड करना होगा। जो सुपरवाइज़र का नाम, उसका डिजिग्नेशन, पद
और डिपार्टमेंट, स्कूल या सेंटर का नाम। साथ ही शोधार्थी का भी डिटेल उसे अपने साइट पर देना होगा, जो किस विषय से, किस टॉपिक के साथ वो रजिस्टर किया गया है, किस डेट के साथ, कब एडमिशन लिया है, वो सभी डिटेल वो अपना इंस्टीट्यूट अपना वेबसाइट पे अपलोड कर सकता है, अपडेट करेगा। इसके बाद ये आ गया है लोकेशन ऑफ रिसर्च सुपरवाइज़र। रिसर्च सुपरवाइज़र के बारे में इसमें चर्चा किया गया है, जो कौन जो है रिसर्च सुपरवाइज़र बन सकते हैं और कौन नहीं। रिसर्च सुपरवाइज़र बनने के लिए भी क्या क्या आवश्यकता पड़ेगा उसके बारे में चर्चा किया गया है। तो रिसर्च सुपरवाइज़र और को सुपरवाइज़र, दो तरह के सुपरवाइज़र हो सकते हैं, एक रिसर्च के लिए सुपरवाइज़र और एक रिसर्च को सुपरवाइज़र के रूप में। तो पहला में दिया गया है जो परमानेंट प्रोफेसर होंगे, प्रोफेसर और एसोसिएट प्रोफेसर, उसे सुपरवाइज़र बनने के लिए कम से कम 5 रिसर्च पेपर जो है, आर्टिकल जो है पीयर रिव्यू, यूजीसी पीयर रिव्यू और यूजीसी का रेफर जर्नल में प्रकाशित होनी चाहिए, तब वो जा कर के सुपरवाइज़र बनने योग्य होंगे। और उसी तरह असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए दिया गया है जो पीयर रिव्यू और रेफर जर्नल में होगा, कम से कम उनका 3 गो आर्टिकल जो है प्रकाशित होनी चाहिए। इस प्रोफेसर और एसोसिएट प्रोफेसर के लिए 5 आर्टिकल दिया गया है और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए कम से कम 3 आर्टिकल दिया गया है जो प्रकाशित होनी चाहिए, तब वो जाके सुपरवाइज़र बन सकते हैं। और इस आगे दिया गया है जो जिस संस्था में 5 और 3 के जो क्राइटेरिया दिया गया है, लिमिट दिया गया है, यदि उतना पूरा करने वाले कोई भी फैकल्टी नहीं है तो वो यदि उसे पीयर रिव्यू में 5 के अलावा उसे कम भी है और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए 3 के अलावा अतिरिक्त उसे कम भी प्रकाशन किया गया है तो उसको सुपरवाइज़र बनने योग्य होंगे। फिर दिया है को सुपरवाइज़र के लिए को सुपरवाइज़र सेम डिपार्टमेंट या अदर डिपार्टमेंट के भी बन सकते हैं। जैसे मान लीजिए कोई हिंदी का पीएचडी कर रहे हैं तो मैथिली का भी प्रोफेसर जो होंगे, जो वो को सुपरवाइजर के रूप में हिंदी विभाग के छात्र के शोधार्थी के रूप में हिंदी विभाग के शोधार्थी के को सुपरवाइज़र बन सकते हैं। इसी तरह ये भी अनिवार्य नहीं है जो सेम ही इंस्टीट्यूट का हो, सेम ही यूनिवर्सिटी का हो, दूसरे यूनिवर्सिटी का भी को सुपरवाइज़र बन सकते हैं। मान लीजिए कोई पटना यूनिवर्सिटी के पीएचडी कर रहे हैं मैथिली विभाग का, तो उसे जो है पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी के भी कोई प्रोफेसर होंगे उसको सुपरवाइज़र बन सकते हैं। फिर दिया गया है जो किस के अंतर्गत कितने विद्यार्थी, कितने शोधार्थी रजिस्टर हो सकते हैं। तो प्रोफेसर के अंतर्गत 8 कैंडिडेट रजिस्टर कर सकते हैं, एसोसिएट प्रोफेसर के अंतर्गत 6 और असिस्टेंट प्रोफेसर के अंतर्गत 4 विद्यार्थी रजिस्टर करा सकते हैं। तो किस के अंतर्गत कितने विद्यार्थी रजिस्टर हो सकते हैं, तो प्रोफेसर के संग प्रोफेसर के अंतर्गत 8 कैंडिडेट रजिस्टर हो सकते हैं, एसोसिएट प्रोफेसर के अंतर्गत 6 और असिस्टेंट प्रोफेसर के अंतर में 4 विद्यार्थी पीएचडी रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। इसके बाद पॉइंट नंबर 2 में दिया गया इंटरडिसिप्लिनरी या मल्टीडिसिप्लिनरी कैंडिडेट रहेगा, कोई शोध करेगा एक भाषा से दूसरी भाषा को या अतिरिक्त बहुभाषा में शोध करेगा, उसके लिए को सुपरवाइज़र आउटसाइड डिपार्टमेंट के भी हो सकते हैं, आउटसाइड यूनिवर्सिटी के भी हो सकते हैं, किसी दूसरी यूनिवर्सिटी के भी आउटसाइड एक्सपर्ट या को सुपरवाइज़र बन सकते हैं। इसके बाद आगे दिया गया है जो कितने उम्र तक के लिए, कितने उम्र के रहेंगे तो उसका सुपरवाइज़र बनने योग्य होंगे। तो फैकल्टी मेंबर विथ लेस देन 3 ईयर, यदि किसी फैकल्टी का मात्र 3 साल से कम बचा है उसका जॉब का पीरियड, तो सुपरवाइज़र नहीं बन सकते हैं।
3 ईयर सर्विस का दिया गया है। 3 ईयर सर्विस बचा है तो वो सुपरवाइज़र नहीं बन सकते हैं अब, परंतु को सुपरवाइज़र बन सकते हैं। यदि उसके अंतर्गत कोई विद्यार्थी रजिस्टर है तो उसका शोध पूरा करना उसका दायित्व रहेंगे, जो रिटायरमेंट के बाद भी अपना उसका गाइड करते रहेंगे। फिर दिया है को सुपरवाइज़र अपने उम्र के 70 वर्ष तक में को सुपरवाइज़र के रूप में रह सकते हैं। इसके बाद महिलाओं के लिए एक और सुविधा दिया गया है, इस 4 नंबर पॉइंट में दिया गया है। जो किसी महिला कैंडिडेट को मैरिज शादी हो जाता है और वह आउटसाइड जहाँ की यूनिवर्सिटी है इसे किसी दूसरे शहर में उसका शादी होता है, वहाँ अगर उसे नज़दीकी यूनिवर्सिटी है तो अपना शोध को ट्रांसफ़र करवा सकते हैं दूसरे यूनिवर्सिटी में। उसके लिए परंतु उसे अपने यूनिवर्सिटी से आज्ञा लेना होगा और अपने सुपरवाइज़र से आज्ञा लेना होगा। उसके बाद ही वो अपना दूसरे यूनिवर्सिटी में शोध को ट्रांसफ़र करवा सकते हैं। फिर दिया गया है इंटरनेशनल, आगे दिया गया एडमिशन ऑफ इंटरनेशनल स्टूडेंट्स इन PhD प्रोग्राम। इसके लिए भी कोई ख़ास बदलाव नहीं किया गया है, पहले ही की तरह है, पर उसमें बोला गया है जो शोध के रजिस्टर को सुपरवाइज़र और सुपरवाइज़र के रूप में जो देश के विद्यार्थी के साथ जो क्राइटेरिया है 8, 4 और 6 का अंदर रजिस्टर होने का, वही क्राइटेरिया विदेशी छात्र को भी रहने पे होगा। इसके बाद अब कुछ पॉइंट बच गया है, उस पर अगले वीडियो पे चर्चा करेंगे, जिसमें दिया गया है PhD कोर्स वर्क पे उसका क्या ड्यूरेशन रहेगा, क्या सिलेबस रहेगा, इस सब की चर्चा। इसके बाद दिया गया है जो रिसर्च एडवाइजरी कमेटी का क्या फंक्शन है, क्या काज रहेगा, उसके बारे में। फिर इवैल्यूएशन एंड असेसमेंट मेथड, जो रिसर्च आर्टिकल रहेंगे या थीसिस रहेंगे उसको कैसे मूल्यांकन किया जाएगा, उस सब के बारे में चर्चा किया गया है 11 नंबर पॉइंट में। फिर 12 नंबर में है एकेडमिक रिसर्च या एडमिनिस्ट्रेटिव, उस सब का क्या फंक्शन कार्य रहेगा, उस सब की चर्चा अगले वीडियो में किया जाएगा। इसके बाद है सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट PhD थ्रू पार्ट टाइम मोड। PhD जो है पहले पार्ट टाइम मोड में नहीं होता था, अब बहुत अच्छा बदलाव किया गया है रिसर्च को बढ़ावा देने के लिए। जो PhD अब पार्ट टाइम मोड में भी किया जा सकता है, आंशिक रूप से जॉब पे रहते हुए PhD कर सकते हैं, परंतु कैंडिडेट को इसके लिए अपने संस्था से नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेना होगा और उस पर स्पष्ट लिखा हुआ रहना चाहिए द कैंडिडेट इज परमिटेड टू परस्यू स्टडीज ऑन पार्ट टाइम बेसिस। जो उस पर दिया रहेगा कैंडिडेट को जो पार्ट टाइम बेसिस पे वो पढ़ सकता है। फिर ऑफिशियल ड्यूटीज परमिट हिज हर डिवोट सफिशिएंट टू टाइम टू रिसर्च, उसे जो है ऑफिस जो है रिसर्च के लिए पर्याप्त समय देंगे, वो भी उसका स्पष्ट नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट पे लिखा हुआ रहना चाहिए। इफ़ रिक्वायर्ड, यदि आवश्यकता पड़ता है तो उसे PhD कोर्स वर्क के दौरान फुल टाइम लीव लेना होगा जॉब से और उसे PhD कोर्स वर्क 6 महीना कंटिन्यू करना होगा। इस तरह के फिर MPhil पार्ट टाइम जॉब वाले जो है वो भी अब अपना PhD कार्य कर सकते हैं, लेकिन उसे पहले उसकी संस्था से नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेना होगा। और 14 नंबर में है ग्रांट ऑफ MPhil डिग्री को अब बंद कर दिया गया है। MPhil डिग्री पूर्णतः बंद कर दिया गया है। जो कैंडिडेट अभी MPhil कर रहे हैं वो पूरा कर लेंगे, उसे मात्र PhD में एडमिशन के लिए वो काम आ सकता है और इसके अलावा कुछ नहीं। पर अब 7 नवंबर 2022 के बाद कहीं भी MPhil के लिए नया कोर्स चालू नहीं किया जाएगा। फिर 15 में दिया है प्रोविजनल सर्टिफिकेट, PhD का प्रोविजनल सर्टिफिकेट के बारे में। फिर अवार्ड ऑफ PhD डिग्री के बारे में। और सबसे लास्ट है 17 पॉइंट, जिसमें दिया गया है जो PhD थीसिस को
एक इलेक्ट्रिक कॉपी जो है इस संस्था के पास भेजना है, जो अपना नेट पे जैसे शोध सार, शोध गंगा के रूप में प्रयोग किया जाता था, शोध जिस पे सभी शोध उपलब्ध रहता था। तो इसलिए इन्फ्लुएंट एक साइट है, उस पर एक इलेक्ट्रिक कॉपी जो है शोध का लोड किया जाएगा, उसीलिए उसको भेजना होगा। तो हम लोग आज चर्चा किए हैं पीएचडी रेगुलेशन 2022 आया है यूजीसी के द्वारा, उस पे यूजीसी का रेगुलेशन आया है 2022, जो यह रेगुलेशन 2000 यूजीसी रेगुलेशन 2016 का स्थान लेगा। उसमें कुछ महत्वपूर्ण परिवर्तन किया गया है और वह रेगुलेशन तत्काल प्रभाव से लागू है। इसमें दिया गया है दे शैल कम इनटू फोर्स फ्रॉम द डेट ऑफ देयर पब्लिकेशन इन द गैजेट ऑफ इंडिया। गैजेट ऑफ इंडिया में जब से प्रकाशन हुआ है तभी से उसे एक्शन में समझा जाएगा। तो इसलिए यह तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है। जो परिवर्तन किया गया है वो सभी। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आप चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक और शेयर करते रहिए। धन्यवाद।